नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जो सदियों से भारत का दिया हुआ दाना पानी खा करके अपनी इकोनॉमी चलाता रहा है, आज उसी देश का एक तथाकथित परिपक्व नेता भारत की ही पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता के नशे में चूर होकर के कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें देख करके लगता है कि जैसे वो किसी बहुत बड़े मुगालते में जी रहा हो। जिस देश का पूरा सिस्टम, जिस देश की पूरी दवाइयां, उसके रोजमर्रा का राशन तक भारत की मदद के ऊपर टिका हुआ है, उसी भारत के खिलाफ जहर उगल करके बालेन शाह ने खुद अपने पैरों पर ऐसी भारी कुल्हाड़ी मारी है कि अब वो अपनी ही संसद में कदम रखने से खौफ खाने लग गए हैं। कल तक बड़े बड़े मंचों से दहाड़ने वाला बालेन शाह आज अपने ही सांसदों से आंखें मिलाने लायक नहीं बचा है। क्या भारत ने कोई ऐसा साइलेंट तीर चला दिया है जिसने बालेन शाह की पूरी राजनीति को घुटनों के ऊपर ला दिया है, या फिर सत्ता की इस अंधी दौड़ में नेपाल के पीएम खुद अपने ही बुने हुए जाल में तड़प तड़प करके फंस चुके हैं? तो दोस्तों, आज हम जरा इस चीज को डिकोड करने वाले हैं। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद सिंह दरबार का नया और आलीशान संसद भवन एक अजीब से सन्नाटे और बवाल के दौर में गुजर रहा है। जब ये नई बिल्डिंग बनी थी तो नेपाल की आम जनता को लगा था कि अब काम में जबरदस्त तेजी आएगी। प्रधानमंत्री का दफ्तर, संसद भवन अब एक दूसरे से 5 मिनट की डिस्टेंस पर, यानी कि पैदल दूरी पर मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये छोटी सी 5 मिनट की दूरी आज बालेन शाह के लिए मीलों लंबी और खौफनाक यात्रा बन चुकी है। विपक्षी नेता हो या संसद के सांसद, हर किसी की आंखें संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को ढूंढ रही थी, लेकिन कुर्सी एकदम खाली पड़ी थी। बालेन शाह जहां से पूरी तरह से गायब हैं। रिपीट दोस्तों, बालेन शाह यहां से पूरी तरह से गायब है। देश की जनता का रोजाना करीब 11 लाख रुपए सिर्फ संसद भवन को चलाने में खर्च हो रहा है। जिस नेता ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की कसम खाई थी, वो आज जनता के टैक्स के पैसों को पानी की तरह बहा रहा है। संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है और पूरे देश का विकास ठप पड़ चुका है। लेकिन आखिर खुद को जनता का असली मसीहा बताने वाला बालेन शाह इतना डरा हुआ क्यों है? तो इसकी असली वजह उनका कोई सॉलिड काम नहीं है, बल्कि उनके मुंह से निकले हुए वो बेतुके बयान हैं जिन्होंने पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ करके एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दे डाला जिसने नेपाल की पूरी फॉरेन पॉलिसी को ही डेंजर जोन में कन्वर्ट कर डाला है। संसद के अंदर खड़े होकर के उन्होंने बड़े ही सरेआम कहा कि लोग कहते हैं कि दूसरे हमारी जमीन पर कब्जा करते हैं, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो नेपाल ने ही भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। एक देश के मुखिया के मुंह से निकले ये बात कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी। बिना किसी ऐतिहासिक सबूत के सिर्फ खुद को एक एग्रेसिव लीडर साबित करने के चक्कर में उन्होंने अपने ही देश की साख को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जीरो कर डाला। अपनी इस राजनीतिक नासमझी को बालेन शाह ने अगले ही पल और ज्यादा बड़ा रूप दे दिया। उन्होंने 1816 की सुगोली संधि का जिक्र करते हुए एक ऐसी मांग कर डाली जिसे सुनकर के कूटनीतिक दिग्गजों के होश उड़ गए। बालेन शाह ने डिमांड कर डाली कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद है, खास करके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों को लेकर के, उसे सुलझाने के लिए अब ब्रिटेन को बीच में लाना चाहिए। क्या गजब दिमाग लगा। जरा सोचिए दोस्तों, जिस देश ने कभी इस उपमहाद्वीप को गुलाम बना करके लूटा हो, आज नेपाल उसी ब्रिटेन को वापस मीडिएटर के लिए बुलाना चाहने की जिद कर रहा है। बात यही खत्म नहीं होती। बालेन शाह ने इस मामले के अंदर मध्यस्थता के लिए चाइना का नाम भी ले डाला। वो चाइना जो खुद नेपाल की जमीनों के ऊपर लगातार एंक्रोचमेंट कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। बालेन शाह ने ये आग तब लगाई है दोस्तों जब भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है कि ये दो पड़ोसी देशों का आपसी मामला है और इसमें किसी भी तीसरे देश की एंट्री भारत को पूरी तरह से मंजूर ही नहीं है।
भारत के खिलाफ आग उगलने की ये रणनीति बालन शाह के लिए एक सबसे बड़ा सुसाइडल कदम साबित हुई। आज हालात ये बन चुके हैं कि नेपाली कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने उनके खिलाफ तगड़ा मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष तो विपक्ष, खुद उनकी ही राष्ट्रीय पार्टी के यानी स्वतंत्रता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी ही प्रधानमंत्री से किनारा कर लिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी फजीहत तो तब हुई है जब नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल को मीडिया के सामने आकर के बालन शाह के बयान को सरेआम खारिज करना पड़ा है। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि नेपाल को ब्रिटेन से कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए, हम सिर्फ पुराने नक्शों और दस्तावेजों को चाहते हैं। जब एक देश का विदेश मंत्री ही अपने प्रधानमंत्री के बयान को नकार दे तो समझ लीजिए कि सरकार के अंदर किस लेवल की बगावत सुलग रही है। दोस्तों, नेपाल के पूर्व राजनयिकों ने भी साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री का हर शब्द रिकॉर्ड में जाता है और ऐसे अपरिपक्व बातें पूरे देश का भविष्य खराब कर रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि बालन शाह ने पहली बार कोई ऐसी हरकत की है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इनका पूरा पॉलिटिकल करियर ही ऐसे उलूल जुलूल फैसलों से भरा पड़ा है। काठमांडू का मेयर रहते हुए भी उन्होंने यानी बालन शाह ने अपने ऑफिस के अंदर ग्रेटर नेपाल नाम का एक फर्जी और भड़काऊ नक्शा लगा रखा था। उस नक्शे में भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों के कई अहम हिस्सों को नेपाल का हिस्सा बता रखा था। सोचिए, इस आदमी की मानसिक दिवालियेपन की लिमिट क्या हो सकती है। भारत जो हमेशा नेपाल को एक मजबूत साथी की तरह ट्रीट करता है, उसकी संप्रभुता को इस तरीके से चुनौती देना बालन शाह की उसी विकृत और घटिया मानसिकता का परिचायक है जो आज उन्हें इस तबाही के मुकाम तक ले आया है। बड़ी बात तो यह है कि ये वही बालन शाह हैं जिनके घर का कोई भी बीमार होता है तो इनके पास में इलाज के लिए भारत के अस्पतालों के अलावा कोई अस्पताल नहीं बचता। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सॉफ्ट पावर से चिढ़ने वाले बालन शाह ने मेयर की कुर्सी पर रहते हुए काठमांडू में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर भी पूरी तरह से बैन लगवा दिया था। जब ये तानाशाही वाला फैसला नेपाल की अदालत के अंदर चैलेंज हुआ और न्यायपालिका ने बैन को हटाने का सख्त आदेश दिया तो बालन शाह ने अपनी अकड़ में आकर के कोर्ट के फैसले को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी ही न्यायपालिका और अपनी ही सरकार को भारत का गुलाम कहकर के सरेआम जलील किया। मतलब क्या गजब का आदमी है। क्या एक पढ़ा लिखा और समझदार नेता अपने ही देश के सर्वोच्च न्यायालय का इस तरीके से अपमान करता है? दोस्तों, आज उनकी यही एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम और उनकी सड़क छाप वाली पॉलिटिक्स उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक गड्ढा बन चुकी है। नेपाल फर्स्ट के नाम पर बालन शाह ने एक ऐसा अजीबोगरीब फैसला लिया जिसने नेपाल की आम जनता की कमर पूरी तरह से तोड़ करके रख दी। उन्होंने एक नया नियम बना दिया कि भारत से आने वाले 100 रुपए के छोटे से छोटे सामान के ऊपर भी भारी कस्टम टैक्स वसूला जाएगा। दुनिया जानती है कि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ दो देशों के नहीं हैं बल्कि रोटी और बेटी के रिश्ते हैं। यहाँ के आम नागरिक रोजमर्रा का सामान लेने के लिए दूध जैसी या फिर सब्जी जैसी चीजों के लिए भी बिना रोक टोक बॉर्डर पार करते हैं। लेकिन बालन शाह के इस कस्टम टैक्स वाले फरमान ने आम नेपालियों की डेली लाइफ को नर्क बना दिया। इसका दोस्तों नतीजा यह हुआ कि जनता खुद सड़क पर उतर आई और नेपाल के अंदर ही उनका भारी विरोध स्टार्ट हो गया और इससे सरकार बैकफुट पे आ गई। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा और लिपुलेख दर्रे को लेकर के भी बालन शाह लगातार ऐसे ही विवादित बिना सिर पैर के बयान देते आए हैं। भारत, चाइना और अमेरिका जैसे बड़े सुपर पावर देशों को उनकी भाषा हमेशा कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ रही है, तो वो ये भूल गए कि इंटरनेशनल रिलेशंस कोई कॉलेज इलेक्शंस नहीं है जिसे सिर्फ भड़काऊ बयानों से जीता जा सके। दुनिया फैक्ट्स, ट्रेड और आपसी समझ से चलती है। जिस नेपाल की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की ट्रेड पॉलिसी पर टिपका है, उसी भारत से पंगा लेने की ये बचकानी जिद आज बालन शाह के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा संकट बन गई है। अब दोस्तों, यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने बालन शाह को सबक सिखाने के लिए कोई हिडन कूटनीतिक तीर चला दिया है? तो असल में भारत को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भारत ने बालन शाह की इन हरकतों पर जो एकदम साइलेंट और इग्नोर करने वाला रुख अपनाया, उसने ही नेपाल के अंदर तहलका मचा दिया। भारत की यही खामोशी बालन शाह के लिए सबसे खतरनाक हथियार साबित हुई। नेपाल के बिजनेस क्लास और आम जनता को समझ में आ गया कि अगर भारत ने सच में बॉर्डर पर सख्ती कर दी तो नेपाल के अंदर महंगाई का ऐसा बवंडर फटेगा
जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बालेन शाह आज अपने ही बिछाए हुए जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उनके पास ना तो जनता के तीखे सवालों का कोई जवाब है और ना ही अपनी संसद के अंदर खड़े होकर के सफाई देने की हिम्मत बची है। दोस्तों, भारत से सीधी टक्कर लेने का ख्वाब देखने वाले बालन शाह अब अपनी ही हिलती हुई सरकार को बचाने के जद्दोजहद में पसीने बहा रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रीय हित की बात करने वाले इस शख्स पर आज खुद की इकोनॉमी और बिजनेस नीति को तबाह करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, इसी बालन शाह के कई मंत्रालय बिना किसी मंत्री के खाली पड़े हैं क्योंकि उन्होंने सारी पावर अपने हाथों में ले रखने की कोशिश की है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। अब उनके अपने ही सांसद उनके खिलाफ हैं और उससे दूर भी भाग रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों, ये सब सिर्फ एक नेता की कूटनीतिक भूल है या फिर इसके पीछे किसी और देश का हिडन एजेंडा काम कर रहा है, जो बालन शाह को मोहरा बना करके साउथ एशिया में अपनी रोटियां सेक रहा है? दोस्तों, जिस नेता ने भारत के खिलाफ बयान देकर के हीरो बनने की सोची थी, आज वही नेता अपने ही देश के अंदर विलेन क्यों बन गया है? दोस्तों, इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे का वो डार्क सीक्रेट क्या है जो अभी तक दुनिया के सामने खुलकर आया नहीं है? क्या बालन शाह का पॉलिटिकल करियर अब हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर आ गया है? इसका पूरा और सनसनीखेज खुलासा दोस्तों हम आपके सामने करेंगे, क्योंकि भारत ने रवि लामिछाने को लेकर के जो कुछ किया है, मोदी ने जिस तरीके से उनके साथ में ट्यूनिंग बिठाई है, भारत के मंत्रालय ने जिस लेवल पे रवि लामिछाने के साथ में जो ट्यूनिंग बिठाई है, उसके बाद में इस नेपाल के अंदर बवंडर मच गया है, क्योंकि भारत ने रवि लामिछाने को सीक्रेटली आगे कर दिया है। अब खेल नेपाल में हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।